हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई, पीस विला। रात के 8 बजे सभी लोग अपना डिनर कर हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। माही, बानी और जिया एक ही सोफे पर बैठी थी। जिया साइड में बैठी शांति से माही और बानी की बातें सुन रही थी। वहीं विवान, चिराग और वंश उन तीनों के बगल वाले सोफे पर बैठे अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जिया एक नजर सबकी तरफ देखती है, फिर कुछ सोचकर थोड़ा तेज आवाज में कहती है, भाई। जिया के इतना कहते ही सब जिया की तरफ देखने लगते हैं। सबकी नजरों को खुद पर पाकर जिया एक गहरी सांस लेकर कहती है, मैं आप सबको अपने अतीत के बारे में बताना चाहती हूँ, स्पेशली भाई आपको, ताकि आपके मन के जो भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। लेकिन मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ मेरी बात पूरी सुनने के बाद ही मुझे जज करना। इतना कहकर जिया सबको आस भरी नजरों से देखने लगती है। जिया की बात सुनने के बाद सब एक दूसरे को देखने लगते हैं और वंश विवान को अपनी आंखों के इशारे से अपनी बात समझाता है। वंश का इशारा समझकर विवान जिया की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है जिया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ तुम बिना कुछ भी छुपाए हमें सब सच सच और साफ साफ बताओगी। विवान की बात सुनकर जिया हाँ में अपना सिर हिलाती है और एक गहरी सांस लेकर कहना शुरू करती है। करीब 6 साल पहले मैं, मेरे डैड जगदीश मेहता और मॉम सुलोचना मेहता, हम सब हंसी खुशी दिल्ली में रहते थे। मेरे डैड का रियल एस्टेट का बिजनेस था और मेरी मॉम एक हाउसवाइफ थी। मेरी मॉम डैड मुझे बहुत प्यार करते थे। आखिर में उनकी इकलौती बेटी जो थी, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। मैं बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थी और मेरे डैड चाहते थे कि मैं किसी भी चीज़ में पीछे ना रहूं। इसलिए उन्होंने मुझे बचपन से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट्स, कंप्यूटर और कई तरह की ट्रेनिंग दिलाई ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। इसी के साथ साथ मैंने शूटिंग, हैकिंग और भी बहुत कुछ सीखा। मेरा भी ड्रीम था कि मैं भी एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनूं। मेरे मॉम डैड हमेशा मेरे हर फैसले में मेरा सपोर्ट करते थे। ऐसे ही मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और मैं कॉलेज जाने लगी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे कॉलेज के सेकेंड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम का लास्ट पेपर था और मैं बहुत खुश थी कि फाइनली मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। और साथ ही मुझे डैड ने प्रॉमिस भी किया था कि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो मुझे मेरी फेवरेट कार दिलाएंगे। इसलिए मैं जल्दी से घर जाना चाहती थी। मैं बिना अपने फ्रेंड से मिले अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज से घर के लिए निकल गई। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी खुशी कुछ ही देर में दुख में बदल गई, या मैं यूं कहूँ कि मुझे बहुत देर हो गई थी घर पहुँचने में। ऐसा कहते हुए जिया की आवाज़ रुआसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू भर गए। जिया को इस तरह देखकर चिराग जल्दी से अपनी जगह से उठकर जिया के पास आ जाता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए जिया को चुप कराते हुए कहता है, ऐसे नहीं रोते, प्लीज स्वीटहार्ट, चुप हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ तुम। स्वीटहार्ट, अगर तुम ऐसे ही रोती रही ना तो मैं तुम्हें अभी यहाँ से ले जाऊंगा। और चिराग इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही जिया खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए चिराग से कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा कहते हुए जिया अपनी सारी हिम्मत जुटाकर एक बार फिर कहना शुरू करती है, मैं जब घर पहुंची तो मैंने देखा मेरे घर को आग ने चारों तरफ से घेर लिया है। बहुत सारे लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग काबू में आने का नाम नहीं ले रही थी। ये सब देखकर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं चिल्लाते हुए घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगी। मॉम, डैड, कहाँ हो आप? अरे जल्दी आग बुझाओ, जल्दी करो और पानी लाओ। ये सारी आवाजें जैसे जिया के दिमाग में एक एक कर घूमने लगी और उसका शरीर कांपने लगा, जैसे वो अब भी वो दिन जी पा रही हो। जिया को इस तरह देख सब पैनिक हो गए
क्योंकि अभी भी जिया की हालत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस लेने से मना किया था। चिराग जिया को इस तरह देख और कसकर उसको अपनी बाहों में भर लेता है और जिया को प्रेजेंट में लाने के लिए उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, देखो देखो कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चिराग की आवाज सुनकर और चिराग का प्यार भरा स्पर्श पाकर जिया चिराग की बाहों में फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, उस दिन मैं अकेली हो गई, कोई नहीं है मेरा, मैं अकेले। जिया इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही चिराग जिया को खुद से अलग कर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए हल्के गुस्से से कहता है, खबरदार जो खुद को कभी अकेला कहा तो। फिर प्यार से चिराग जिया से कहता है, मैं हूं ना, क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं? मेरे होते हुए तुम्हें अकेला फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ एंड आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। चिराग की बात सुनकर जिया धीरे धीरे खुद को संभाल कर हल्के से हाँ में अपना सिर हिलाती है और चिराग के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसके बिल्कुल क्लोज होकर बैठ जाती है। तभी जिया के कानों में बानी की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी, जिया तू ठीक है ना? बानी की आवाज में उसकी जिया को लेकर चिंता साफ साफ झलक रही थी। बानी की आवाज सुनकर जिया एक नजर सबको देखती है। सबके चेहरे पर उसे खुद के लिए चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। जिया बानी को जवाब देते हुए धीमी आवाज में कहती है, मैं ठीक हूँ। जिया की बात सुनकर सब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। जिया सबको देखकर एक बार फिर कहना शुरू करती है, उस दिन उस आग ने मेरे मॉम डैड को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। ये कहते हुए जिया की आंखों में एक बार फिर आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को मजबूत दिखाते हुए आगे कहना जारी रखती है, उस दिन के बाद मैंने सबसे बात करना छोड़ दिया। मैं दिन रात बस मॉम डैड को याद करती, रोती रहती। रिश्तेदारों के नाम पर मेरी बस एक दूर की बुआ थी जो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली आ गई थी। उनकी फैमिली में उनके हस्बैंड, बेटे और उनकी एक बेटी थी। मुझे लगता था कि वो मेरी अपनी है, क्योंकि शुरू में वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मुझे संभालती भी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था उनको मुझे नहीं, मेरे डैड की प्रॉपर्टी और उनके बिजनेस से मतलब था। एक दिन मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, मुझे बहुत तेज बुखार था। बुआ ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर मुझे मेडिसिन देकर चले गए। मैं उस पूरे दिन दवाई के नशे में सोती रही। अगले दिन सुबह करीब 8 बजे मेरी नींद खुली तो मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैंने बेड के पास टेबल पर रखे जग को एक नज़र देखा, लेकिन जग में पानी नहीं था। हालांकि मुझे कमज़ोरी की वजह से बहुत चक्कर आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और जैसे तैसे रूम से बाहर आई और किचन की तरफ जाने लगी। तभी मेरे कानों में मेरी बुआ की आवाज़ सुनाई दी, जो अपने रूम में अपनी फैमिली के साथ बैठी बातें कर रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ गई और जब मैंने वहां पहुंचकर उनकी बातें सुनी तो उनका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। वो अपनी बेटी को बड़ी खुशी से बता रही थी कि उन्होंने मुझे किसी अमीर आदमी को एक रात के लिए बेच दिया है। उनकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा क्या कसूर था। मैं जानती थी अभी मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, पर मैं इन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी और बहुत जल्दी उनसे बदला लेने वापस आऊंगी। इसलिए मैं बिना कुछ कहे चुपचाप जग लेकर किचन की तरफ बढ़ गई और पानी पीकर अपने रूम में आ गई। फिर कुछ देर सोचकर मैंने अपना ज़रूरी सामान इकट्ठा कर अपना एक बैग पैक कर लिया और छुपते छुपाते घर से बाहर निकल गई। लेकिन घर से कुछ दूर पहुंचते ही मुझे चक्कर आ गए, क्योंकि मैंने कल से कुछ नहीं खाया था। लेकिन शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई थी, इसलिए उन्होंने मेरी मदद के लिए किसी को भेज दिया और वो थे नारायण अंकल, मेरे डैड के सबसे भरोसेमंद
और उनके वकील जो मुझे मिलने मेरे घर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे रास्ते में ही देख लिया। लेकिन वो जब तक मुझ तक पहुंचते तब तक मैं बेहोश हो चुकी थी। उन्होंने मुझे संभाला और मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। थोड़ी देर बाद मुझे होश आता है और अंकल को देखकर मेरी आंखों में एक बार फिर नमी आ जाती है। रोते रोते मैं उनसे वो सब बता देती हूँ जो मेरे साथ होने वाला था। सब सुनने के बाद उन्होंने मुझे बहुत समझाया और दिलासा दिया कि वो मेरे साथ है। काफ़ी देर बाद जब मैं शांत हुई तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया और कुछ समय रेस्ट करने का कहकर वो अपने रूम की तरफ चले गए। फिर शाम को अंकल ने मुझे स्टडी रूम में बुलाया। मुझे भी अंकल से बात करनी थी, इसलिए मैं स्टडी रूम में पहुंच गई और अंकल ने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया। मैं भी चुपचाप वहीं बैठ गई। अंकल के कुछ कहने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर की शांति के बाद अंकल ने कहना शुरू किया। उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने मुझे बताया कि घर में जो आग लगी थी वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर था, क्योंकि मेरे पापा को काफ़ी दिनों से धमकी भरे फ़ोन्स आ रहे थे जिसके बारे में उन्होंने नारायण अंकल को बताया था, पर डैड ने घर में किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। अंकल ने कहा कि उन्हें भी नहीं पता कि ये सब किसने किया। वो पुलिस को भी ये सब बताकर मेरी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। ये कहने के साथ ही साथ उन्होंने मुझे मेरे डैड के द्वारा लिखा गया एक लेटर भी दिया, जिसे पढ़कर मैं पूरी तरह से टूट गई। मुझे पता चला जिस फैमिली को मैं हमेशा से अपनी फैमिली समझती थी, असल में वो मेरी फैमिली थी ही नहीं। इतना कहकर जिया आंसू भरी आंखों से विवान की तरफ देखती है और कहती है, उस लेटर में लिखा था कि मैं उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह उन्होंने ये सब मेरी मॉम को बचाने के लिए किया। उनसे झूठ कहा कि मैं उनकी बेटी हूँ, बल्कि हकीकत तो ये थी कि उनको जो बेबी हुआ था वो उनकी डिलीवरी के कुछ देर बाद ही इस दुनिया से चला गया था। उसी दिन उस हॉस्पिटल में आग लग गई थी, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि आग कैसे लगी। उस आग में ना जाने कितने ही लोगों की जान गई थी और इसी बीच डैड को मैं मिली। उन्होंने मुझे बचाया और वो मुझे अपने साथ अपने घर ले आए अपनी बेटी बनाकर। उन्हें लगता था कि शायद उस दिन आग में मेरी फैमिली नहीं बची होगी, और अगर मेरी फैमिली है तो भी वो मुझे उन्हें नहीं देना चाहते थे, क्योंकि मेरी मॉम की प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। फिर भी मेरी मॉम ने रिस्क लिया, लेकिन वो फिर कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। अपनी पत्नी को खोने के डर से मेरे डैड ने ये स्टेप लिया। हालांकि उन्हें खुद से नफरत भी हो रही थी कि कैसे वो किसी बच्चे को उसके परिवार से दूर कर सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को खोने के डर से उन्हें अपना फैसला गलत नहीं लगता था। इस बारे में उन्होंने कभी किसी से जिक्र तक नहीं किया। ये बात हमेशा उन्होंने सबसे छुपा कर रखी। ये बैंड जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये मेरे डैड ने कभी मुझसे अलग नहीं किया। शायद वो इसे मेरे पास रख अपने गिल्ट को थोड़ा कम करना चाहते थे, क्योंकि ये मेरी फैमिली की आखिरी निशानी थी मेरे पास। जब मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी और चीज़ों को समझने लगी, तब उन्होंने मुझे कहा कि ये बैंड बहुत ख़ास है, इसे मैं कभी खुद से अलग ना करूं। इसलिए मैंने इसे कभी खुद से अलग नहीं होने दिया। उस लेटर में डैड ने अपने मन की हर एक बात लिखी थी। डैड चाहते थे कि अगर पॉसिबल हो तो मैं अपनी फैमिली को ढूंढकर उनसे मिलूं और उनसे अपने डैड के बिहाफ पर माफ़ी मांगूं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी गलती की थी जिसका उन्हें हमेशा गिल्ट होता था, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए एक बच्चे को उसके परिवार से अलग कर दिया था। लेटर को पढ़ने के बाद मैंने उस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स, कैमरास से कई क्लू ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन पता नहीं किसको इस बारे में पता चल गया कि रिकॉर्ड्स में मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात की थी और उन्हें सब कुछ बताया था। लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एक दिन मुझे नारायण अंकल से पता चला कि कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे हैं।
असल में मेरी बुआ को पता था कि मैं दिल्ली में हूँ, पर कहाँ किसके साथ हूँ ये उन्हें नहीं पता था और उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। उन्हें फ़र्क पड़ता था तो सिर्फ़ और सिर्फ पैसों से। लेकिन वो लोग मेरी बुआ के भेजे हुए गुंडे नहीं थे, बल्कि कोई और थे। मैं दिल्ली से नहीं आना चाहती थी क्योंकि मुझे मेरे मॉम डैड की कातिल को भी ढूंढना था, लेकिन मैं अपनी वजह से अंकल की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। इसलिए मैं बिना किसी को बताए चुपचाप मुंबई आ गई, ये सोचकर कि कुछ टाइम बाद सारा मामला ठंडा हो जाएगा। मैं वापस दिल्ली जाकर अपने अधूरे काम पूरे करूंगी। यहाँ तक कि मैंने नारायण अंकल को भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और यहाँ आकर मैंने अपने लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढी और जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी पूरा किया। इस बीच मैंने दिल्ली के कई चक्कर लगाए और धीरे धीरे करके अपनी बुआ से अपना सब कुछ वापस लेकर उन्हें और उनकी फैमिली को जेल भेज दिया, और मैंने मेरे मॉम डैड के कातिल को ढूंढकर उन्हें भी जेल भिजवा दिया। इस कामों में मेरी मदद नारायण अंकल ने की, और उसी दिन जब मैं ये सब करके दिल्ली से वापस मुंबई आ रही थी तभी मेरी मुलाकात बानी से हुई थी। उसके बाद भी मैंने कई बार दिल्ली के चक्कर लगाए कि शायद मुझे अपनी फैमिली का कोई क्लू मिल जाए। उसी बीच एक बार मेरी मुलाकात उन लोगों से हुई जो मुझे ढूंढ रहे थे। उन्होंने मुझे कैद कर लिया, लेकिन मैं जैसे तैसे वहाँ से बचकर भाग आई। लेकिन उनसे मुझे ये ज़रूर पता चल गया था कि मेरी फैमिली मुंबई की कोई बहुत बड़ी और नामी फैमिली है। आखिर थे तो वो अपने मालिक के वफादार। उन्होंने मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, और मैं भी ज़ख्मी हो गई थी, इसलिए मेरा भी वहाँ रहना सेफ नहीं था। इसलिए मैं वहाँ से वापस मुंबई आ गई और दोबारा लौटकर कभी दिल्ली नहीं गई। मैंने यहीं मुंबई में रहकर अपनी फैमिली को ढूंढने की कोशिश की, बल्कि ये कहूँ कि आज भी कर रही हूँ। अब बस मुझे मेरी फैमिली तक मेरे डैड का मैसेज पहुँचाना है। इतना कहकर जिया चुप हो जाती है और एक नज़र सबको देखकर अपना चेहरा झुका लेती है। उसकी पकड़ चिराग के हाथों पर काफी मजबूत थी और उसके हाथ अभी भी थोड़े कांप रहे थे। शायद उसे डर था कि कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। चिराग भी जिया का डर समझ रहा था, इसलिए वो अपने दूसरे हाथ से जिया के हाथ को पकड़ प्यार से सहलाने लगता है, जैसे उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा हो। क्या सब लोग जिया की बात पर विश्वास करेंगे? क्या विवान अपनाएगा जिया को? क्या सच में जितनी आसानी से जिया ने ये सब बता दिया, क्या सही में ये सब इतना आसान था? कैसे जिया ने खुद को अकेले संभाला होगा? क्या जिया को मिलेगा अपनी फैमिली का साथ, या वो रह जाएगी अकेली? कौन है मिस मून जिसे सभी ढूंढ रहे हैं? क्या मिस मून तैयार होंगी वंश की मदद करने के लिए? कौन है वो शख्स जिसकी लोकेशन वंश कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा है? कौन है वो शख्स जिसने वंश, विवान और चिराग के रातों की नींद उड़ा रखी है? कौन है वो शख्स जिसने कार में बॉम्ब प्लांट कराया? कौन है वो शख्स जिसके बारे में तीनों दोस्त बात कर रहे थे? ऐसा क्या करने वाला है वंश जिससे उसके दोस्त भी हैं अनजान? आखिर एलेक्स कौन है और क्यों वंश ने उसे इंडिया आने को कहा है? ऐसा क्या करने वाला है वंश जिसके बाद एक बार फिर तबाही होगी? क्या वंश सभी को सुरक्षित बचा पाएगा, या ये तबाही वंश को उसके अपनों से दूर कर देगी? आखिर क्या है बानी का अतीत? क्या बानी सच में वैसी ही है जैसी वो दिखती है, या है कोई गहरा राज? कौन है वो लोग जो बानी को ढूंढ रहे हैं? कौन है हैरी? क्या माही और विवान के अतीत से हैरी का है कोई गहरा रिश्ता? क्या विवान और माही के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी दोनों के बीच और दूरियां? विवान और माही की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का क्या होगा नतीजा? क्या कभी माही और विवान साथ होंगे? क्या माही जान पाएगी विवान की बेरुखी के पीछे का सच? क्या विवान, वंश और चिराग छुपा रहे हैं अपनी फैमिली से कोई बड़ा राज? क्या हुआ था कुछ साल पहले जो दोहराया नहीं जाना चाहिए? क्या ये तीनों दोस्त कर पाएंगे अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट? क्या होने वाला है इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का एपिसोड नंबर 59। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रिएक्शन होने वाला है सभी का? क्योंकि अब तो जिया ने अपने बारे में सब कुछ बता ही दिया है, तो आपको क्या लगता है कि अभी भी कुछ छुपा हुआ है या सब कुछ आ गया है सामने? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।